हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं पीजीटी केमिस्ट्री के लिए एक सीरीज़, जिसमें कि हम पीजीटी केमिस्ट्री का पूरा सिलेबस डिस्कस करेंगे। वन बाय वन चैप्टर वाइज मैं आपको जाऊंगी। और आज के इस टॉपिक में मैंने स्टार्ट किया इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री को। छोटा सा टॉपिक है, छोटा सा लेसन है, क्लास 11th का पार्ट है। तो यहाँ पे इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री को हम कवर करेंगे और आगे की वीडियोस में आपको डिफरेंट लेसन्स आपको प्रोवाइड कराऊंगी। बाद में ये सारे लेसन्स के क्वेश्चन आंसर जो प्रीवियसली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं वो हम करेंगे। तो चलिए पहले जान लेते हैं इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री के बारे में कि इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री जो है ना, ये एक ब्रांच है केमिस्ट्री की जो डील करती है विद द केमिकल्स एंड द अदर पॉल्यूटेंट्स इन द एनवायरनमेंट रिजल्टिंग डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली फ्रॉम द ह्यूमन एक्टिविटीज़। तो जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ से जो भी केमिकल्स और पॉल्यूटेंट्स जो हमारे इन्वायरमेंटल को इफेक्ट करते हैं या ह्यूमन एक्टिविटीज़ को इफेक्ट करते हैं, उसे हम उसी को हम डील करते हैं इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में। और ये जान लीजिए कि ये जो लेसन है इससे हर साल 4 to 5 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं पीजीटी केमिस्ट्री में। आगे चलते हैं। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री के देखेंगे, अगर कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट की बात करेंगे तो कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट जो हैं दैट इज वन इज एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, लिथोस्फेयर और बायोस्फेयर। वन बाय वन मैं आपको सबके बारे में बताऊंगी। तो हमारे जो कंपोनेंट्स हैं एनवायरनमेंट के, सो इन्वायरमेंट के सारे कंपोनेंट हैं एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, लिथोस्फेयर एंड बायोस्फेयर। बहुत याद रखने वाली बात है। एक साल ये आई थिंक 2017 वाले में एक पीजीटी केमिस्ट्री में ये क्वेश्चन पूछा गया था कंपोनेंट्स ऑफ एटमॉस्फेयर को, कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट को। तो अब आगे चलते हैं एटमॉस्फेयर को, वन बाय वन सारे कंपोनेंट को हम देखेंगे। तो यहाँ एटमॉस्फेयर की बात करते हैं। तो एटमॉस्फेयर, सो एटमॉस्फेयर क्या है? आवर सराउंडिंग ऑन अर्थ इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। हमारा जितना सराउंडिंग है अर्थ का, जो हमारे सराउंडिंग्स हैं, दैट इज कॉल्ड एज एटमॉस्फेयर। अब एटमॉस्फेयर इट कंसिस्ट ऑफ गैसेस। क्या क्या गैसेस होते हैं? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, हीलियम, नियॉन, क्रिप्टन, जेनॉन और वाटर वेपर। ये सारे कंसिस्ट होते हैं एटमॉस्फेयर में, ये सारे गैसेस प्रेजेंट होते हैं। थिकनेस जो है इसकी 1000 किलोमीटर अबव द सरफेस ऑफ अर्थ है। तो एटमॉस्फेयर की जो थिकनेस है ये याद रखिएगा 1000 किलोमीटर अबव द सरफेस ऑफ अर्थ है। गैसेस जो प्रेजेंट होते हैं एटमॉस्फेयर में, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द फॉलोइंग वेज। क्या क्या वेज है इंपॉर्टेंट? क्यों 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 इंपॉर्टेंट है? तो ये जो गैसेस प्रेजेंट होते हैं एटमॉस्फेयर में, ये गैसेस एब्जॉर्ब करते हैं हार्मफुल रेडिएशंस ऑफ सन के जो हार्मफुल रेडिएशन है उससे प्रोटेक्ट करते हैं लाइफ जो है अर्थ पे, जो भी लाइफ है, चाहे वो प्लांट लाइफ है, एनिमल लाइफ है, सभी को प्रोटेक्ट करते हैं। नाइट्रोजन N2 यूज होता है नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया के द्वारा। O2 जो है ना वो रिक्वायर्ड है एज वी नो फॉर रेस्पिरेशन। CO2 इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस और वाटर वेपर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सस्टेनिंग लाइफ ऑन अर्थ। सो अगेन नेक्स्ट आ रहे हैं हम ट्रोपोस्फेयर के बारे में। ट्रोपोस्फेयर, केमिस्ट्री ऑफ ट्रोपोस्फेयर पे जाते हैं। ट्रोपोस्फेयर जो है ना, अभी हमने पहले देखा एटमॉस्फेयर को, तो यहाँ लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर की बात कर रहे हैं। तो अर्थ के एटमॉस्फेयर के 4 लेयर हैं, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर और थर्मोस्फेयर। एक एक करके हम ये चारों लेयर्स के बारे में जानेंगे। तो 4 लेयर हमें पढ़ने हैं और 4 लेयर होते हैं एटमॉस्फेयर के, दैट इज द ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर एंड थर्मोस्फेयर। अब ट्रोपोस्फेयर के बारे में जानते हैं कि ट्रोपोस्फेयर ना बहुत क्लोज सरफेस है इसका। कहाँ से? अर्थ इन विच वी लिव। हमारे जो सबसे पहला जो लेयर है ना वो ट्रोपोस्फेयर है, जो कि एक्सटेंड होता है अप टू 20 किलोमीटर तक। 20 किलोमीटर तक ट्रोपोस्फेयर है, जिसमें क्या होता है कि जो सारे वो गैसेस प्रेजेंट होते हैं जो कि हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट हैं। तो वो सारे गैसेस आपको ट्रोपोस्फेयर में मिल जाते हैं और एक्सटेंड अप टू 20 किलोमीटर्स। ये आप याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में ये इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जो इसकी जो डेंसिटी है वो कितने किलोमीटर तक है ये। तो ट्रोपोस्फेयर है 20 किलोमीटर तक एंड ट्रोपोस्फेयर इज वेरी क्लोज टू द सरफेस ऑफ अर्थ विच वी लिव। नेक्स्ट इज स्मॉग। स्मॉग और स्मोक दोनों में डिफरेंस है। स्मॉग क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ स्मॉक एंड फॉग। जब आपका स्मोक और फॉग दोनों मिल जाता है तो उसके कॉम्बिनेशन से हम उस वर्ड को यूज करते हैं, दैट इज स्मोग। स्मॉग, अब स्मॉग ना 2 तरह के होते हैं, एक होता है रिड्यूसिंग स्मॉग, एक होता है ऑक्सीडाइजिंग स्मॉग। तो स्मॉग 2 तरह के हैं, रिड्यूसिंग स्मॉग और ऑक्सीडाइजिंग स्मॉग। चलिए स्मॉग के बारे में और जानते हैं कि और ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग स्मॉग के बारे में हम आगे देख लेते हैं। तो स्मॉग जो होते हैं ना उसमें हाई कंटेंट्स होते हैं सल्फर डाइऑक्साइड के
और अगर आप देखेंगे ये केमिकली रिड्यूसिंग होते हैं नेचर में। रिड्यूसिंग, ऑक्सीडेशन रिडक्शन जब हमने बात डिस्कस किया था एक बार, तो बताया था कि भाई ये जो रिडक्शन और ऑक्सीडेशन के बारे में आपको पता होगा पहले से। अगर नहीं पता है तो आप कमेंट में एक बार मेंशन कीजिए, मैं अलग से ऑक्सीडेशन रिडक्शन के लिए एक छोटा सा वीडियो आपको प्रोवाइड कराऊंगी। तो स्मोक कंटेन्स हाई कंटेंट्स ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड एंड इट इज केमिकली रिड्यूसिंग इन नेचर। जैसे कि अब मैं एग्जांपल देती हूँ यहाँ पर कि जो स्मोक होता है और SO2 सल्फर डाइऑक्साइड ये प्रोड्यूस करते हैं जब आप बर्निंग ऑफ कोल जो होता है उसके साथ कंबाइन कर जाता है, और जब स्मोक ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड यानी कि स्मोक एंड सल्फर डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड फ्रॉम बर्निंग कोल कैन कंबाइन विद फॉग टू क्रिएट इंडस्ट्रियल स्मॉग। ध्यान देने वाली बात है कि एक एग्जाम्पल है कि स्मोक और सल्फर डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होते हैं कब, जब आप बर्न करते हैं कोल को। कोल जब बर्न होता है और वो कंबाइन हो जाता है फॉग के साथ, तो वहां पे वो इंडस्ट्रियल स्मॉग क्रिएट करता है, तो इसे बोलते हैं रिड्यूसिंग स्मॉग। आगे है ऑक्सीडाइजिंग स्मॉग। ऑक्सीडाइजिंग स्मॉग में हमें पढ़ना है फोटोकेमिकल स्मॉग is termed as oxidizing smog which consists of higher concentration of oxidants like ozone। तो चलिए देख लीजिए ध्यान से यहाँ पे कि फोटोकेमिकल स्मॉग जो होता है ना उसको टर्म किया गया है एज ऑक्सीडाइजिंग स्मॉग, क्योंकि इसमें क्या होता है, हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीडेंट्स होते हैं लाइक ओजोन। तो ऑक्सीडेंट्स के का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा होता है, जैसे कि यहाँ पे ओजोन का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा है ऑक्सीडाइजिंग स्मोक में, इसलिए इसका नाम इससे रिलेट किया गया है। और इसका ध्यान रखिए, इसका कलर जो होता है ना वो येलो, पीला, भूरा, ग्रे, हेज, ये सारे कलर्स का होता है। और ये फॉर्म कब होता है, तो जब प्रेजेंस होती है वाटर ड्रॉपलेट्स की और केमिकल रिएक्शन होता है पॉल्यूटेंट्स के साथ इन द एयर। वाटर ड्रॉपलेट्स की जब केमिकल रिएक्शन होती है पॉल्यूटेंट्स के साथ तो ये फॉर्म होता है। इसके अलावा ये जो है ना दैट अनप्लीजेंट ऑर्डर होता है, क्योंकि ये गैसियस कंपोनेंट है, तो इसकी जो ऑर्डर होती है, जो स्मेल होती है, गंध होती है, वो अनप्लीजेंट होती है। आगे देख लेते हैं कंडीशंस ऑफ फोटोकेमिकल। क्या कंडीशन है फोटोकेमिकल स्मॉग की, तो देखिए फोटोकेमिकल अभी हमने देखा यहाँ पर स्मॉग के बारे में, अब इसकी कंडीशंस जानते हैं। कंडीशंस ऑफ फोटोकेमिकल स्मॉग, तो कुछ कंडीशंस होते हैं जो नेसेसरी होते हैं केमिकल प्रोसेस ऑफ फोटोकेमिकल स्मॉग की। जैसे कि अगर कुछ कंडीशंस ना मिले तो ये जो है नहीं फॉर्मेशन हो पाएगी इसकी। तो जैसे सनलाइट है कंडीशन, प्रोडक्शन ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड, और यहाँ पे प्रोडक्शन ऑफ वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड, जैसे कि वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं उससे भी होता है। टेम्परेचर जो होता है अगर 18 डिग्री C से बढ़ जाता है तो भी ये कंडीशंस रिक्वायर्ड है, इसके बिना जो है ये संभव नहीं है इसका बनना। देखते हैं एसिड रेन। एसिड रेन क्या है, आपने बहुत बार पढ़ रखा होगा। एसिड रेन जो होता है कि क्या होता है कि जब आप जैसे ये डायग्राम को देखिए, आपने ये डायग्राम देख रखा होगा कि इस डायग्राम में क्या पता चल रहा है कि जब SO2 प्रेजेंट होते हैं एयर में, और ये क्या करते हैं, ये फोटोलाइटिक और कैटालाइटिक ऑक्सीडेशन करते हैं और SO3 का फॉर्मेशन करते हैं। अब ये SO3 रिएक्ट करता है रेनी वाटर से, रेनी वाटर से भी रिएक्ट करता है और कभी कभी मॉइस्चर से भी रिएक्ट कर देता है, और ये बन जाता है सल्फ्यूरिक एसिड यानी कि H2SO4। तो H2SO4 का फॉर्मेशन होता है जब SO3 H2O मिलकर H2SO4 बना देते हैं, और NO2 यानी कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड रिएक्ट करता है रेनी वाटर के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ O2 एंड O3। O3 यहाँ पर ओजोन है, तो यहाँ पर ये प्रोड्यूस करता है HNO3 यानी कि नाइट्रिक एसिड को प्रोड्यूस करता है। नाइट्रिक एसिड प्रोड्यूस हो जाता है जब NO2, HO2 और O2 दोनों मिल जाते हैं, तो यहाँ पे इनके मिलने से यहाँ पे HNO3 का फॉर्मेशन होता है। अनदर एक है CO2 रिएक्ट करता है जब रेन वाटर के साथ, तो ये H2CO3 बना देता है। ठीक है, तो ये तीनों ही केसेस में आप देख रहे हैं कि एसिड का फॉर्मेशन हो रहा है। और समटाइम्स ऐसा भी होता है कि कुछ कंट्रीज में HCl को रिलीज किया जाता है बाय वॉल्केनिक इरप्शन के थ्रू। सो ये एसिड्स जो होते हैं ये फॉर्म करते हैं, क्या फॉर्म करते हैं, दिस एसिड्स फॉर्म्ड, और इसके बाद एसिड फॉर्म होने के बाद ये रेन के फॉर्म में हमारे एटमॉस्फेयर में बन जाते हैं, और उसके बाद रेन के फॉर्म में ये, या फिर एसिड स्नो के फॉर्म में ये हमारे वापस लौटते हैं, तो इसे हम बोलते हैं एसिड रेन, समटाइम्स एसिड रेन, एज एसिड रेन और ऑफ एसिड स्नो।
अब इसका क्या इम्पैक्ट होता है, क्या प्रभाव पड़ता है, क्या दुष्प्रभाव पड़ता है? तो इम्पैक्ट्स ऑफ एसिड रेन की बात करते हैं तो ये लेक्स को एसिडिक बना देता है। अब ये जो होता है, जो आपको पता है कि लेक्स में फिशेस रहते हैं, बहुत सारे एक्वेटिक एनिमल्स रहते हैं, तो उनकी जो लाइफ होती है वो थ्रेटन में आ जाती है, खतरे में आ जाती है। जब क्या होता है, जब उसको लेक के वाटर में जब एसिडिक हो जाता है, पूरा लेक एसिडिक हो जाता है, तो ये सपोर्ट नहीं करता है फिश लाइफ को, एक्वेटिक लाइफ को भी सपोर्ट नहीं करता है। अब एग्रीकल्चरल क्रॉप, ये तो बात होगी एक्वेटिक लाइफ की। आगे एग्रीकल्चरल क्रॉप्स जो होते हैं वो भी कम हो जाते हैं, उनकी यील्ड जो होती है वो घट जाती है। नाइट्रिक एसिड रेन जो होता है ग्रेजुअली वो क्या करता है, वो लाइमस्टोन पे जब वो पड़ता है, जैसे आपने देखा होगा, इसका एग्जांपल मैं एक बेस्ट एग्जांपल बताऊंगी, ये वाला जो एसिड रेन है जो ताजमहल है, यानी कि मार्बल के ऊपर जब इस तरह के एसिड रेन होते हैं तो इस तरह के बिल्डिंग्स पे पड़ते हैं, तो वो क्या करते हैं, उसको कोरोड करते हैं। तो आपने सुना होगा ड्यू टू द, चूंकि आपको पता है आगरा और दिल्ली के इस इलाके में बहुत ज़्यादा एसिड रेन होता है क्योंकि बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज है, तो इस एरियाज में और यही कारण है कि मॉन्यूमेंट का डैमेज होना। इवन जो मेटल्स होते हैं ये उसको भी कोरोड करते हैं। अगर बात करें फैब्रिक्स की, तो इस पानी में अगर फैब्रिक्स को डाला जाए तो ये फैब्रिक के कलर को भी फेड कर देते हैं। इवन कॉटन, नायलॉन, रेयॉन, लेदर, पेपर, सभी चीज़ों के कलर को ये फेड कर देते हैं, इसकी ये कैपेसिटी रखते हैं। इसके अलावा बात करेंगे तो ये कॉज करते हैं एक्सटेंसिव लीफ ड्रॉप इन प्लांट्स। तो पेड़ों से जब आप देखेंगे पत्ते बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं, और वो सीज़न जो है ना, स्प्रिंग सीज़न भी नहीं है, उसके पहले पत्ते झड़ रहे हैं, तो बिकॉज ऑफ एसिड रेन होता है ये। इसके अलावा सॉइल में मिल जाते हैं, ये रॉक में मिल जाते हैं, और कुछ लीच मेटल जैसे एल्यूमिनियम, मर्क्यूरी और लेड, कैल्शियम, ये सब डिस्चार्ज करते हैं वाटर बॉडीज़ में। तो एसिडिफिकेशन हो जाता है सॉइल का, और साथ ही साथ ये जब रिलीज करते हैं ये डेंजरस मेटल्स, तो ये जो होता है रिलीज होता है वाटर बॉडीज़ में। तो वहाँ पर क्या होता है, ये हैवी मेटल्स को फिशेस कंज्यूम करते हैं, और इसके बाद क्या होता है, ये बहुत ज़्यादा डेंजरस हो जाता है। जो एनिमल्स, जो बर्ड्स इन फिशेस को खाते हैं उनके लिए बहुत डेंजरस हो जाता है। इसके अलावा ये डैमेज करते हैं स्टील को, पेंट को, प्लास्टिक, सीमेंट, जितने भी मैसनरी वर्क, जो स्कल्पचर बनते हैं, मटेरियल बनते हैं, ये सारी चीज़ों को डैमेज करते हैं, मूर्तियों को डैमेज करते हैं। आगे बात करते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट की। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में हम बताएंगे। ग्रीन हाउस जो होता है ना, ये हीट काउज होता है। किससे काउज होता है? ये हीट काउज होता है एटम्स इन द अर्थ सरफेस टू वाइब्रेट एंड रेडिएट हीट एंड इंफ्रारेड रेडिएशन। तो ये जो हीट है ना, काउज होता है एटम्स के द्वारा अर्थ सरफेस पर, जो कि वाइब्रेट और रेडिएट करता है हीट को इंफ्रारेड रेडिएशन से। तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर जो होते हैं, एयर में प्रेजेंट होते हैं, ये क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं इंफ्रारेड रेडिएशन को और एक्ट करते हैं एज एन इंसुलेटिंग लेयर। तो जब बहुत ज़रूरी है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर, ये क्या करते हैं, इंसुलेशन का काम करते हैं, प्रिवेंट करते हैं इन लेयर्स बना के। तो इस जो फेनोमेनन है ये प्रिवेंट करते हैं स्केपिंग से। सो दिस इज ऑफन रेफर्ड एज ग्रीन हाउस इफेक्ट। इसको हम बोला जाता है ग्रीन हाउस इफेक्ट। अब ट्रैपिंग ऑफ हीट ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ बाय कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर इन द एटमोस्फियर इज नोन एज ग्रीन हाउस इफेक्ट। नेक्स्ट इज ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग क्या है, आजकल आपने आए दिन सुनते रहते हैं ग्लोबल वार्मिंग के बारे में। तो ग्लोबल वार्मिंग में जब कंसंट्रेशन बढ़ जाती है कार्बन डाइऑक्साइड की एटमॉस्फेयर में, और कितनी बढ़ जाती है, अबाउट 330 ppm, बट ये इंक्रीजिंग है, तो इससे ज़्यादा हो जाएगी या इतनी हो जाएगी, देन इट इज़ कॉल्ड, ये काउज है यहाँ पे। दूसरा क्या है कि जब CO2 का लेवल इंक्रीज हो जाता है अप टू 400 ppm, सो इन दैट केस टेम्परेचर शुड राइज मच, 1 डिग्री से टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो इसका मतलब क्या होता है, अगर 330 तक है तब तो ठीक है, 330 से अगर 400 होता है तो 1 डिग्री से टेम्परेचर बढ़ती है। इसका मतलब ये है कि ग्लोबल टेम्परेचर जो अर्थ सरफेस का है, इट इज़ अबाउट 15 डिग्री सी। So the change of amount of energy absorbed or emitted by the earth could affect our climate. एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर जो होती है और कॉन्सेंट्रेशन होता है CO2 का, दैट इज द फ्लक्चुएट्स। और ये क्या होता है, फ्लक्चुएट होता रहता है, साइकिल ऑफ हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स ऑफ अर्थ पोजीशन, जो इसको फ्लक्चुएट होता है, और इसमें बहुत टाइम लगता है। जो अर्थ की जो पोजीशन है ना, वो चेंज होती रहती है, पोजीशन के हिसाब से वो रिलेटिव टू द सन एज वेरिड। तो यहाँ पे जो रिजल्ट क्या होती है कि आइस एज
आइस एज जो होती है वो क्या हो जाती है, समटाइम्स आ जाती है और चली भी जाती है। तो आपने ये देखा होगा वॉल्केनिक इरप्शन जो होता है वो भी एमिट करता है पार्टिकल्स का, और क्या होता है, अर्थ सरफेस पर टेम्पररी क्या हो जाते हैं, वो ठंडे हो जाते हैं। इवन नाइट्रोसाइकिल ऑल्सो हैज टेम्पररी इफेक्ट। C2 लेवल्स हैज इंक्रीज बाय मोर देन अ थर्ड सिंस द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। क्लाइमेट चेंजेस जो होती है बहुत रैपिडली आजकल ये क्लाइमेट चेंज हो रहा है, दैट इज़ नॉट गुड फॉर अस। इवन 12 हॉटेस्ट ईयर्स बिटवीन 1995, इतने ज़्यादा हॉटेस्ट ईयर हुए हैं 1995 से लेके 2006 के बीच में, 11 ऑफ द 12 हॉटेस्ट ईयर्स। ठीक है, तो ये ग्लोबल वार्मिंग है जो कि ड्यू टू द इन्वायरमेंटल। तो आपने देखा कि इन्वायरमेंट को डिस्टर्ब करने का कितने सारे यहाँ पर इफेक्ट आपको झेलने पड़ रहे हैं। अगला है ऑटोमोबाइल्स। ऑटोमोबाइल्स क्या है, ये पॉल्यूटेंट्स हैं और कन्वर्टर्स हैं। देखो कैसे हैं, ऑटोमोबाइल इंजन जो होते हैं वो यूज़ करते हैं हाइड्रोकार्बन को एज अ फ्यूल। ठीक है, फ्यूल जो होता है उसका जनरल फार्मूला क्या होता है, जैसे आप बात करेंगे ऑक्टेन्स होते हैं C8H18SO। अब यहाँ पर जब फ्यूल की इनकम्प्लीट बर्निंग होती है तो वो रिलीज करते हैं कुछ कार्बन पार्टिकल्स को, जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर को। हाई टेम्परेचर में N2O2 कंबाइन करते हैं और ये नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं। कार्बन पार्टिकल जो होती है पार्टिकल्स, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये सारे ही क्या हैं, एक तरह के पॉल्यूटेंट्स हैं। प्रोडक्शन ऑफ पॉल्यूटेंट्स की बात करते हैं तो जो पॉल्यूटेंट्स होते हैं वो प्रोड्यूस्ड होते हैं इन द इंटरनल कंबशन ऑफ इंजन बाय यूज ऑफ पेट्रोल। जब आप पेट्रोल का यूज़ करते हैं, पेट्रोल या डीजल का यूज़ करते हैं, उससे जो गाड़ी चलाते हैं उससे क्या क्या फॉर्मेशन होता है, कौन कौन से पॉल्यूटेंट्स, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। और जब इनकम्प्लीट कंबशन होती है पेट्रोल की तो वहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है और अनबर्न्ड पार्टिकल्स जो होते हैं कार्बन के और कार्बन डाइऑक्साइड के, वाटर वेपर्स, और समटाइम्स अल्कोहल और एसिड भी प्रोड्यूस हो जाते हैं। जब पेट्रोल बर्न होता है कार के इंजन में तो ये क्या करता है, अ वेरी हाई टेम्परेचर, यहाँ पे टेम्परेचर जो है ना काफ़ी हाई टेम्परेचर प्रोड्यूस होता है। अब इस टेम्परेचर पर N2 और O2 जो होते हैं एयर, अब इंजन के जो एयर होते हैं उसमें N2 और O2 प्रेजेंट होते हैं ऑटोमेटिकली, तो वो उससे कंबाइन करते हैं और क्या करते हैं, NO और NO2 का फॉर्मेशन करते हैं, जो कि बहुत ही खतरनाक पॉल्यूटेंट्स हैं। कंट्रोल मेजर्स की बात कर लेते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, यूज ऑफ PbC2H5 और वी कैन से TEL टेल। सो इसका काम क्या है, कंट्रोल मेजर्स रिड्यूसेस रेट कंबशन। तो इसका इस्तेमाल किया जाता है कहाँ पर, व्हीकल्स में इसे अटैच किया जाता है इंजन्स के साथ। तो अब क्या इसका फंक्शन है, जब इसे आप अटैच करते हैं तो फंक्शंस क्या है, तो ये रिड्यूस करते हैं रेट ऑफ कंबशन को, रेट ऑफ कंबशन को रिड्यूस कर देते हैं, घटा देते हैं, कंप्लीट कंबशन को प्रमोट करते हैं। यानी कि जो कंबशन हो रही है वो इनकम्प्लीट हो रही थी तो बहुत सारे हार्मफुल पॉल्यूटेंट्स रिलीज हो रहे थे, तो ये कंप्लीट कंबशन को बढ़ाते हैं और ये रिड्यूस्ड करते हैं इवोल्यूशन ऑफ कार्बन पार्टिकल्स एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। सेकेंडली ये यहाँ पे कैटालिटिक कन्वर्टर भी हैं। इसका मतलब क्या है कि ये अटैच हो जाते हैं व्हीकल इंजन से और इसमें क्या होता है, पहले से प्लैटिनम होता है जो कि कैटलिस्ट की तरह बिहेव करता है। तो यहाँ पर कैटालिटिकली ये कंप्लीट कंबशन कराते हैं कार्बन पार्टिकल्स का और कार्बन मोनोऑक्साइड का। तो जिस तरह से आप रिएक्शन यहाँ पे कुछ इस तरह से लिख सकते हैं कि C8H18 प्लस 25O2, तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, CO और ऑक्सीजन बनता है और फाइनली क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड में ये रिलीज होता है। केमिस्ट्री ऑफ स्ट्रेटोस्फीयर की बात करते हैं तो केमिस्ट्री ऑफ स्ट्रेटोस्फीयर जो प्रेजेंट है वो 20 to 40 किलोमीटर अबव द सरफेस ऑफ अर्थ। 20 किलोमीटर तक क्या था, ट्रोपोस्फीयर था। ट्रोपोस्फीयर के ऊपर क्या है, स्ट्रेटोस्फीयर है, जो कि 20 to 40 किलोमीटर अबव द सरफेस ऑफ अर्थ है। ओजोन प्रेजेंट होता है इसी लेयर में, जो कि 28 किलोमीटर की हाइट पर प्रेजेंट होता है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओजोन जो होता है स्ट्रेटोस्फीयर में दैट इज 10 ppm है। प्रोडक्शन ऑफ ओजोन यानी O3 एंड इट्स टॉक्सिक इफेक्ट, ध्यान से सुनिएगा कि ओजोन O3 जो होता है प्रोड्यूस करता है ड्यूरिंग कंबशन ऑफ टेकिंग प्लेस इन एयर।
O3 जो होता है that is produced during combustion of taking place in air. So O3 concentration more than 0.1 ppm is toxic and harmful for human being. Even O3 also attacks rubber. Rubber पे ये attack करता है. It is produced in the upper part of the atmosphere by the action of sunlight on O2. अब कैसे प्रोटेक्शन लेंगे? प्रोटेक्टिव एक्शन ऑफ O3 लेयर. सो यहाँ पे थिकनेस ऑफ ओजोन लेयर इज ऑफ at the height of 23 किलोमीटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ. ओजोन इन दिस लेयर अब क्या करता है? इस लेयर में वो हार्मफुल रेडिएशन जो सन से आते हैं उसको ये एब्जॉर्ब करता है. अगर ओजोन लेयर एटमॉस्फेयर से डिसअपियर हो जाए कंप्लीटली, देन ऑल जो हार्मफुल यूवी रेडिएशन होते हैं जो सन से आ रहे हैं वो डायरेक्टली अर्थ को रीच हो जाएंगे. सो इन दिस कंडीशन हमें क्या हो जाएगा? स्किन कैंसर इन मैन एंड एनिमल्स एंड विल ऑल्सो डैमेज द प्लांट्स. तो ये बहुत ही हार्मफुल है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो कि स्किन कैंसर काउज करता है ह्यूमंस में और एनिमल्स में भी. सोर्सेज जो होते हैं डिस्ट्रक्शन ऑफ O3 लेयर, क्या है सोर्सेज? तो ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन सबसे पहला है. ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन दैट वो डिकम्पोज करता है O3 को O2 में, ठीक है, और रीजनरेट हो जाता है. सो ऑक्साइड डिस्ट्रॉय करते हैं अबाउट 70% ऑफ O3 को, दैट इज फाउंड इन स्ट्रेटोस्फियर. सो ग्रेटर द अमाउंट ऑफ ऑक्साइड in the atmosphere, so greater in the percentage of O3 will which is destroyed. तो जितना ज़्यादा अमाउंट होगा उतना ज़्यादा O3 डिस्टर्ब करेंगे. न्यूक्लियर टेस्ट जो है ना वो कंडक्ट किए जाते हैं वर्ल्ड जनरेट हाई टेम्परेचर एटमोसफियर नाइट्रोजन इज फेवरली ऑक्सीडाइज्ड टू NO दस फॉर्म डिस्ट्रॉयज ओजोन लेयर. ठीक है, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड जो कि ओजोन लेयर को डिस्ट्रॉय करता है. न्यूक्लियर टेस्ट में ये प्रोड्यूस होते हैं, फॉर्म होते हैं. क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC का नाम सुन रखा होगा आपने. CFC क्या है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन. ये कैसा होता है? ये जस्ट लाइक एक फ्रियॉन होता है, जैसे कि CFCl3 होता है एंड फ्रियॉन अगर 2 लगा दिए इसमें तो CF2 2 मॉलिक्यूल ऑफ फ्रियॉन. सो इसका यूज़ होता है एरोसोल स्प्रे में, प्रोपेलेंट्स में, रेफ्रिजरेंट्स में, फायर फाइटिंग रिएजेंट्स में, सॉल्वेंट होता है क्लीनिंग यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स होते हैं ना उसके सॉल्वेंट्स में भी, उसको क्लीन करने वाले सॉल्वेंट में भी इसका इस्तेमाल होता है. तो ये जब एंटर करते हैं स्ट्रेटोस्फीयर में तो ये भी क्या करते हैं? ये एब्जॉर्ब करते हैं यूवी सोलर रेडिएशन को, और ये देन यहाँ पे क्या होता है? ये इनका ब्रेकडाउन हो जाता है टू फ्री एटॉमिक क्लोरीन. अब ये एटॉमिक क्लोरीन जो होते हैं वो डिकम्पोज करता है O3 को, ओजोन को, इनटू O2. ठीक है, तो यहाँ भी क्या है? ये सारे जो है सोर्सेज ऑफ डिस्ट्रक्शन के. अब आप कैसे प्रोटेक्ट करोगे ओजोन लेयर को? हाउ टू प्रोटेक्ट द ओजोन लेयर? तो सबसे पहले इन ऑर्डर टू सेव ओजोन लेयर, आपको पता है ओजोन लेयर कितना इंपॉर्टेंट है. आपने अभी समझा कि अगर ये डायरेक्ट अल्ट्रावायलेट आ गया तो आप सारे ह्यूमन बीइंग जो है स्किन कैंसर से डाई हो जाएंगे. तो बहुत इंपॉर्टेंट है ओजोन लेयर को प्रोटेक्ट करना. तो इसे प्रोटेक्ट करने के लिए द यूज़ ऑफ ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन एंड क्लोरोफ्लोरोकार्बन शुड बी बैंड. ठीक है, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन और CFC वाले जो चीज़ें हैं उन्हें वो बैन होनी चाहिए, और उसके लिए उसकी जगह पे उसे रिप्लेस करना चाहिए कुछ न्यू सब्सटेंस से जिसको डिस्कवर किया जाना चाहिए, जो कि मे बी यूज एज एरोसोल स्प्रे. प्रोपेलेंट्स शुड नॉट रिएक्ट विद O3. तो कुछ ऐसा न्यू सब्सटेंस बनाया जाए जो इससे O3 से रिएक्ट ना करे, तो हम इसको सेव कर सकते हैं. अब अल्टरनेटिव क्या हो सकता है CFC का अल्टरनेटिव क्या हो सकता है? तो द फर्स्ट CIFC सब्स्टिट्यूट टू बी इंट्रोड्यूस वेयर HCIFC हैज़, यहाँ पे देखो ये जो आप देख रहे हो यहाँ पे सब कुछ कंपाउंड्स जैसे है ना जिसमें क्लोरीन की मात्रा कम होती है, ठीक है, तो ऐसे कंपाउंड का यूज़ किया जा सकता है. इसके ब्रेकडाउन जो होते हैं मोर यहाँ पे थोड़ी धीरे धीरे वो ब्रेकडाउन होता है एटमॉस्फेयर में, कंपैरिजन टू CFC की बात करें तो ये बहुत ही धीरे धीरे ब्रेकडाउन होता है. इस वजह से वो स्ट्रेटोस्फेयर तक रीच नहीं कर पाता. और कुछ बेटर सब्स्टिट्यूट्स हैं दैट लाइक हाइड्रोफ्लोरोकार्बन. क्लोरोफ्लोरोकार्बन की जगह हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स जिसमें कि कोई क्लोरीन नहीं होता. सो इट हैज़ बीन यूज सक्सेसफुली एज रेफ्रिजरेंट. अब सिंस 1994 से रिप्लेस कर दिया गया फ्रियॉन को. नियरली ऑल
कार, एयर कंडीशनर सब जगह से इसे रिप्लेस कर दिया गया है। 1994 से इसका इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। इन इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री सोपी वाटर दैट इज वो जो कि सोपी वाटर निकलता है इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री से, तो उनको रिंस करने के बाद एयर ड्राई करने का प्रोसीजर किया जा रहा है। जो कि वाटर होते हैं उसको एयर ड्राई कर दिया जाए। एयर ड्राई जो होते हैं नाउ इंस्टेड ऑफ CIFC क्लीन माइक्रो सर्किट्स का यूज़ किया जा रहा है उसकी जगह पर। वाटर पॉल्यूटेंट्स एंड वाटर ट्रीटमेंट। अब वाटर पॉल्यूशन और उसका वाटर का ट्रीटमेंट, तो इस तरह से गंदगी आपको दिख रही है। वाटर पॉल्यूशन जो पानी में जो पॉल्यूशन होता है, जो कंटामिनेशन ऑफ वाटर with the substance which have adverse effects on human beings, animals and plants। तो पता है आपको, इसको वाटर पॉल्यूशन बोलते हैं। जो सब्सटेंस जो प्रेजेंट होते हैं जो पॉल्यूट करते हैं उन्हें हम पॉल्यूटेंट्स कहते हैं। अब कितने टाइप्स के वाटर पॉल्यूशन होते हैं ध्यान से देख लीजिए। सस्पेंडेड, सॉलिड और सेडिमेंट्स होते हैं, जैसे कि ऑयल स्पिलेज, लिव स्टॉक वेस्ट, इंडस्ट्रियल वेस्ट, लेदर इंडस्ट्रीज के वेस्ट। डिजॉल्व सॉलिड में क्या क्या होते हैं, तो डिजॉल्व सॉलिड में जैसे कि डिटर्जेंट्स होते हैं, पेस्टिसाइड्स और केमिकल फर्टिलाइजर्स होते हैं, और थर्मल पॉल्यूटेंट्स भी होते हैं। तो सस्पेंडेड सॉलिड जो सेडिमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, जैसे कि कुछ नॉट जो कम्प्लीटली सॉलेबल नहीं होते हैं बट वाटर में सस्पेंडेड होते हैं, जैसे कि ऑयल स्पिलेज है, लिव स्टॉक वेस्ट है, इंडस्ट्रियल वेस्ट है, लेदर टेनिस है। यहाँ पे देखो ऑयल स्पिलेज, ऑयल स्पिलेज में क्या होता है कि पेट्रोलियम जो होता है तो कॉम्प्लेक्स मिक्सचर है बहुत सारे कंपाउंड का, ज़्यादातर हाइड्रोकार्बन्स का मिक्सचर है। सो ये ट्रांसपोर्ट होता है वन प्लेस टू अनदर। कैसे होता है, तो क्योंकि इसका इस्तेमाल होता है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का एज अ फ्यूल, ल्यूब्रिकेंट्स, प्लास्टिक इंडस्ट्री में, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में इस्तेमाल होता है। इसके अलावा डिटर्जेंट, सिंथेटिक रबर, मैन्युफैक्चर ऑफ पेट्रोकेमिकल्स में इसका इस्तेमाल होता है। अब वाटर जो है ना पॉल्यूटेड हो जाता है एक्सीडेंटल ऑयल स्पिल से। कभी कभी आपने सुना होगा कि जहाज़ों से जो ऑयल लीकेज होता है, जब पानी में वो चलती है तो उससे वो पानी को पॉल्यूटेड कर देती है। जैसे कार्गो ऑयल टैंकर्स जो होते हैं, समटाइम्स कार्गो और ऑयल टैंकर ट्रक्स होते हैं, दैट पाइपलाइंस लीकेज ड्यूरिंग द ऑफशोर एक्सप्लोरेशन, लीकेज ऑफ अंडरग्राउंड स्टोरेज टैंक्स, ये सारे रीज़न है दैट पॉल्यूशन इन वाटर। आगे चलते हैं ऑयल स्पिलेज एंड एनिमल लाइफ। ऑयल स्पिलेज, एनिमल लाइफ। अब पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो होते हैं बहुत पॉइजनस होते हैं एंड क्रिएट सीरियस प्रॉब्लम इन ह्यूमन, एनिमल्स एंड एक्वेटिक लाइफ। पॉलीसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स आर, यहाँ पे क्या होते हैं, ये कार्किनोजेनिक होते हैं, दैट इवन वेरी लो कॉन्सेंट्रेशन। सो मराइन एनिमल्स आर सीरियसली अफेक्टेड बाय द soluble aromatic fractions of oil. The spilled oil damages the feather of the birds or fur of or animals and sometimes causes their death. Petroleum and underwater plants, जब ऑयल स्पिल होता है सरफेस ऑफ सी में, तो यहाँ पर जो सरफेस ऑफ सी में ऑयल का स्पिलेज होता है तो लाइट ट्रांसमिशन जो होती है इफेक्टेड होती है। प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस प्लांट की जो होती है वो सेम नहीं रह जाती है, उतनी एफिशिएंट नहीं रह जाती जब ये कॉन्सेंट्रेशन होता है ऑक्सीजन इन वाटर इज डिक्रीज्ड। लाइफ स्टॉक वेस्ट, लाइफ स्टॉक वेस्ट का मतलब ये होता है कि जब आप क्या करते हो कि डैम्प करते हो वेस्ट को, लाइफ स्टॉक वेस्ट को ऑन ओपन लैंड, तो समटाइम्स क्या होता है ये डिस्चार्ज कर देते हैं सीवेज, कैनाल्स और रिवर में। सो ये जो प्रैक्टिस है हमारी, ये प्रैक्टिस है, ये पॉल्यूट करती है सरफेस और ग्राउंड वाटर दोनों को। सो ये सीरियस प्रॉब्लम है, क्रिएट करती है हमारे पॉपुलेशन में। बैक्टीरिया जो प्रेजेंट होते हैं लाइफ स्टॉक वेस्ट में कंटेमिनेट्स करते हैं सरफेस ऑफ ग्राउंड वाटर, और ये काउज होता है डिजीज़ लाइक डिसेंट्री, टाइफॉइड, हेपेटाइटिस। इंडस्ट्रियल वेस्ट की बात कर लेते हैं, तो ये भी प्रोड्यूस करता है बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में। इंडस्ट्रियल जो होते हैं वहाँ से निकलता है लेदर, टैनरीज, फर्टिलाइजर्स, ऑयल रिफाइनरीज, पेट्रोकेमिकल्स, टेक्सटाइल, फूड, शुगर, और ये सारे इंडस्ट्रीज़ जो होती है, रबर इंडस्ट्री, तो इनके जो इंडस्ट्रीज़ होती है ये बहुत सारे इंडस्ट्रियल वेस्ट प्रोड्यूस करते हैं। जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं बाय द वेस्ट हीट, स्मोक, सॉलिड और वाटर इफ्लुएसेंट। सो यहाँ पे पॉल्यूटेंट्स जो होते हैं, तो आपने देखा होगा पानी में, देखो इस तरह से ये वाइट हो गया, आगे की फिगर में आपको दिख रहा होगा। जो इंडस्ट्रियल पॉल्यूटेंट्स हैं वेरी हाईली टॉक्सिक होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जो कि हैवी मेटल्स लाइक लेड, कैडमियम, क्रोमियम, मर्क्यूरी, आर्सेनिक, सी, तो ये सारी चीज़ें होती है। जैसे कि पॉल्यूटेंट्स ऑयल, ग्रीस, मिनरल्स, एसिड्स रिलीज होते हैं इन स्मॉल क्वांटिटी। सो ये पॉल्यूटेंट्स जो होते हैं दैट रिजल्ट कॉन्टामिनेशन ऑफ वाटर एंड मेक इट अनसुटेबल फॉर इरिगेशन एंड ड्रिंकिंग पर्पसेस।
Now, what is the effect of industrial pollutants? So, industrial pollutants, heavy metals, particles are highly toxic and do not have any safe limits. So, when they are continuously ingested through the food or water, they may get accumulated in the organisms and cause serious health problems like anemia, kidney disease, nervous disorder, high blood pressure. लेदर टेनरीज आप देखते हैं जो चमड़े का व्यापार होता है, चमड़े का व्यवसाय होता है लेदर का, तो लेदर इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं क्रोमियम सॉल्ट का। क्रोमियम सॉल्ट जो होते हैं दैट आर हाईली टॉक्सिक और ये क्रोमियम सॉल्ट कैंसर काउजिंग होते हैं। तो वेस्ट ट्रीटमेंट जो होता है कैन बी डन बाय रिड्यूसिंग क्रोमियम 6 टू क्रोमियम 3 पे लाया जाता है। क्रोमियम 3 जो होता है दैट इज प्रिसिपिटेटेड एज क्रोमियम हाइड्रोक्साइड डिजॉल्व्ड सॉलिड्स। अब देखो यहाँ पे कि जो कुछ वेस्ट ऐसे हैं जो डिजॉल्व होते हैं कंप्लीटली वाटर में। सो ये क्या है? डिटर्जेंट, पेस्टिसाइड, केमिकल फर्टिलाइजर्स। तो डिटर्जेंट जो होता है वाटर बॉडीज़ में अच्छी तरह से डिजॉल्व हो जाता है और उसके बाद उसको कॉन्टामिनेट करता है। ठीक है, डिटर्जेंट में भी बहुत सारे हैवी मेटल्स होते हैं जैसे कि लेड, कैडमियम, मर्क्यूरी। ये ट्रांसपोर्ट होते हैं फ्रॉम सेडिमेंट्स इनटू वाटर। पेस्टिसाइड्स इवन टॉक्सिक भी होते हैं, परसिस्टेंट भी होते हैं। तो जो एनालिसिस है पॉल्यूटेड वाटर की दैट हैज शोन इट कंटेन्स पेस्टिसाइड्स जो कि टॉक्सिक हैं फिश के लिए, एंड्रीन। सो इवन द ट्रेसेस ऑफ रिपोर्टेड टू बी टॉक्सिक कैटफिश एंड अदर वेराइटीज़ ऑफ फिश में। तो ये कहाँ पाया गया? एंड्रीन नाम का जो केमिकल है वो पाया गया पेस्टिसाइड में जो होता है वो कैटफिश के सैंपल में, फिश के सैंपल में से पाया गया। डीडीटी इफेक्ट किया, क्या इफेक्ट करता है? फिश के सेंट्रल नर्वस सिस्टम को इफेक्ट करता है। टॉक्साफीन रिपोर्टेड टू कॉज द डीजेनरेशन इन फिश, बोन डीजेनरेशन। ठीक है, आगे केमिकल फर्टिलाइजर्स। केमिकल फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं? तो जो नाइट्रेट, फॉस्फेट और सॉल्ट्स जनरली यूज होते हैं फर्टिलाइजर्स में टू इंक्रीज द यील्ड ऑफ द क्रॉप्स। सो ऐसे फर्टिलाइजर्स जब ये यूज होते हैं एक्सेस अमाउंट, सम ऑफ देयर कंज्यूम्ड क्वांटिटी इज वॉश्ड अवे। तो जितने कंज्यूम्ड होते हैं और ये पानी के थ्रू बह जाते हैं, बहकर क्या होते हैं जो आसपास की वाटर बॉडीज़ है उसमें मिक्स हो जाते हैं और वाटर को पॉल्यूट कर देते हैं। अब ये वेस्ट वाटर जो होता है जो आता है फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज से, ये नाइट्रोजनस और फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर्स मोस्टली होते हैं और इनके हार्मफुल इफेक्ट्स ये होते हैं केमिकल फर्टिलाइजर्स के इन वेस्ट वाटर की द प्रेजेंस ऑफ फर्टिलाइजर इन द पॉल्यूटेड वाटर इंक्रीजेज द ग्रोथ ऑफ algae and other aquatic plants which later undergo the decomposition and produce the disagreeable odor। सो बहुत ही गंदा ऑर्डर प्रोड्यूस करते हैं और ये प्लांट जो होते हैं ना वो क्या करते हैं? डिप्लेट होते हैं, अमाउंट ऑफ O2 को डिजॉल्व इन वाटर एंड हेंस सर्वाइवल ऑफ एक्वेटिक लाइफ बिकम्स डिफिकल्ट। लॉन्ग पीरियड तक अगर लेक्स और स्लो मूविंग वाटर में अगर इस तरह के प्लांट न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं जो कि कन्वर्ट हो जाते हैं स्वैम्प्स और मार्शेस में, स्वैम्प एरियाज जो होता है यानी उसका मतलब है कि जो बहुत ही वेट एरिया है विथ वाइल्ड प्लांट्स ग्रोइंग इन इट। मार्श क्या है? कीचड़, कीचड़ वाला एरिया जो भी बहुत ही वेट और मडी है। So, the water containing nitrate salt is not fit for drinking by human being. This polluted water cannot be purified by any for drinking purpose. आप उसको प्यूरिफाई भी नहीं कर सकते हो। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक थर्मल पॉल्यूशन। थर्मल पॉल्यूशन की बात करते हैं। थर्मल पॉल्यूशन जो होता है बहुत सारे इलेक्ट्रिक जनरेटिंग कंपनीज जो होती है ये प्रोसेस करते हैं कूलिंग जनरेटर्स का। तो कूलिंग जनरेटर्स जो होता है ये क्या करता है? वाटर को गर्म कर देता है, उसके बाद वो रिलीज करता है सिस्टम का कॉजिंग द वार्मिंग ट्रेंड टू द सरफेस वाटर। सो थर्मल पॉल्यूटेंट्स जो होते हैं वो रिजल्ट होते हैं हीटेड, यहाँ पर जो हीटेड यहाँ पर एफ्लुएंट है जो कि रिलीज करता है पुअरली फ्लड सिस्टम को। सो इन दिस केस परमानेंट टेम्परेचर इंक्रीज ऑफन रिजल्ट जो कि आगे चल के डिक्रीज करती है सॉल्युबिलिटी और डिजॉल्व ऑक्सीजन। थर्मल पॉल्यूशन की बात करते हैं तो जब हीटेड वाटर जो होना है वो रिलीज हो जाते हैं लार्ज किसी भी सिस्टम से बहुत ज़्यादा अमाउंट में, और ये मैराइन सिस्टम में अगर ये जाते हैं तो ये क्या करते हैं? परमानेंट टेम्परेचर राइज कर देते हैं। तो टेम्परेचर जो होती है ना परमानेंटली राइज हो जाती है। आगे बात करेंगे सीवीड्स टेंड्स टू। अब इनके प्रेजेंस से क्या होती है? सीवीड जो होती है वो कोरोड हो जाती है,
कूलिंग पाइप्स आर जनरली कंस्ट्रक्टेड, क्या होता है, कॉपर निकल एलॉय की बनी होती है, जो कि ऐसे टर्म्ड होता है मोनल। सो इनका क्या होता है कि ये मेटल्स जो होते हैं धीरे धीरे डिजॉल्व होकर के गर्म, क्योंकि हीटेड होकर डिजॉल्व होंगे तो क्या होता है, सी वाटर में ये मिक्स हो जाते हैं डिजॉल्व होके। सो आफ्टर डिजॉल्विंग इट देन दे आर रिलीज टू मेराइन इन्वायरमेंट टुगेदर विद द हीटेड इफ्लूशन। सो दिस इंक्रीजेज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कॉपर एंड निकल। सो यहाँ पे देखेंगे स्क्रीन कवरिंग द वाटर इनटेक पाइप रैपिडली फॉल विथ मेराइन ऑर्गेनिजम्स, जो कि डिक्रीज करता है फ्लो ऑफ वाटर को इनटू द प्लांट। स्क्रीन जो है दैट इज क्लीन्ड बाय यूजिंग कॉन्सेंट्रेटेड डिटर्जेंट सॉल्यूशन और कॉपर सल्फेट। सो जो क्लीनिंग मटेरियल हैं वो रिलीज हो जाते हैं इनटू कॉन्टामिनेटेड वाटर इन सराउंडिंग। वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट के लिए ये प्लांट आपने देखा होगा, जो वेस्ट वाटर है उसकी ट्रीटमेंट की जाती है इस तरह के प्लांट से, और इस प्लांट में इस तरह से वर्क करता है कि आप वेस्ट वाटर जो होता है वो क्लीन वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। एनालिसिस ऑफ वाटर देख लेते हैं। इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर जो होता है वो ट्रीटमेंट करने के बाद वो कवर हो जाता है। मैकेनिज्म प्रोसेस जो होती है यूज होती है यहाँ पे ट्रीट करने के लिए वाटर को दैट हैव बीन कॉन्टामिनेटेड इन सम वे। सो जो कॉन्टामिनेटेड है बाय द इंडस्ट्रियल और सम कमर्शियल एक्टिविटीज़, पहले वो जो कॉन्टामिनेटेड होते थे वो रिलीज होते हैं इन्वायरमेंट के और वो फिर रीयूज़ किए जा सकते हैं। अब ट्रीटमेंट जो होती है इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर की, तो पहला है सॉलिड रिमूवल, सेडिमेंटेशन टेक्निक का यूज़ किया जाता है। ऑयल और ग्रीस होती है दैट इज स्कीमिंग डिवाइसेस का यूज़ किया जाता है, और समटाइम्स इमल्सिफाइड का भी यूज़ किया जाता है। यहाँ पे सॉफ्ट ऑर्गेनिक्स की बात करते हैं तो बायोलॉजिकल मटेरियल या फिर कॉन्वेंशनल वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, ये सारे यूज़ किए जाते हैं। हार्ड ऑर्गेनिक्स की बात कर लेते हैं, सिंथेटिक ऑर्गेनिक मटेरियल। स्पेसिफिक मेथड यूज़ होते हैं, डिस्टिलेशन, एब्जॉर्प्शन, नाइट्रिफिकेशन, और फिर आप देखेंगे यहाँ पे तो कुछ प्रोसेस है ये जो यूज़ होते हैं हार्ड ऑर्गेनिक्स को हटाने के लिए। सॉल्ट और अल्कलीज को हटाने के लिए न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस की जाती है। प्रिसिपिटेट समटाइम्स फॉर्म होते हैं। इवोल्यूशन ऑफ गैसेस में अकर, तो यहाँ पे इवोल्यूशन भी हो जाती है गैसेस की। टॉक्सिक मटेरियल की बात करते हैं तो ऑर्गेनिक मटेरियल लाइक कुछ मेटल जैसे आर्सेनिक है, सेलेनियम है, ये सारी चीज़ें हैं, तो इनका प्रिसिपिटेशन किया जाता है बाय द चेंज इन पीएच और केमिकल ट्रीटमेंट। उसके बाद ये क्या होते हैं, आगे लैंड फिलिंग और रिसाइकल किए जाते हैं। वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स क्या है, तो सोर्स ऑफ O2 रेस्पिरेशन, जो डिजॉल्व ऑक्सीजन है टोटल, सो मिनिमम 4 to 5 mg पर लीटर होनी चाहिए, 10 to 15 mg पर लीटर फॉर रिप्रोडक्शन ऑफ डिजायरेबल फीस। टोटल सस्पेंडेड सॉलिड्स होने चाहिए, डिपेंड्स अपॉन द लोकेशन। TDS टोटल डिजॉल्व सॉलिड्स दैट इज मैक्सिमम 400 mg जो है दैट इज द यूजेबल। और आगे देखते हैं बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। सो अमाउंट ऑफ दैट बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड यहाँ पे क्या है कि अमाउंट ऑफ DO रिमूव्ड यूजिंग ऑर्गेनिक डिकम्पोनेंट। सो वेरी क्लीन वाटर में 1 mg पर लीटर, क्लीन जो होता है दैट इज 2 mg पर लीटर, फेयरली क्लीन 3 mg, डाउटफुल जो है 5, और कॉन्टामिनेटेड अगर 10 mg है दैट इज इट मीन्स कॉन्टामिनेटेड है वाटर आपका। ठीक है, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड है तो ये आप देख लीजिए लिस्ट को एक बार कि जो माइन ड्रेनेज है, इंडस्ट्रियल इनपुट है, और नाइट्रेट्स हैं, फॉस्फेट्स हैं, डिटर्जेंट्स, तो कितने उसकी लेवल होनी चाहिए आपके पानी में। ग्रीन केमिस्ट्री की बात करते हैं। ग्रीन केमिस्ट्री डिजाइंड है केमिकल प्रोडक्ट्स, प्रोसेस एंड रिड्यूस और एलिमिनेट द यूज ऑफ जनरेशन ऑफ hazardous substance. Green chemistry emphasize the design and creation of chemicals that are not hazardous people or environment. तो ग्रीन केमिस्ट्री हम ये पढ़ते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्यों है आजकल, क्योंकि जैसे आप रिड्यूसिंग कर सकते हो केमिकल हजार्ड्स को, तो ग्रीन केमिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है आज की डेट में, क्योंकि हम जब पॉल्यूशन की बात करते हैं तो ग्रीन केमिस्ट्री में जो है आपको चीपर प्रॉफिटेबल इन्वायरमेंटल गोल मिलता है। इवन कंपनीज को कंप्लाई करती है विद द लॉ फॉर द इन्वायरमेंटल सेफ्टी, और ये अप्लाइड होती है ऑल काइंड्स ऑफ एनवायरमेंटल इश्यूज के लिए। अब एडवांसेस इन ग्रीन केमिस्ट्री दैट अगर बात करेंगे, सिनोप्सैड एन एग्जाम्पल ऑफ ग्रीन इंसेक्टिसाइड। यहाँ पे सिनोप्सैड जो है एक तरह का ग्रीन इंसेक्टिसाइड है, तो जब आप इंसेक्टिसाइड सर्च कर रहे हो, ले रहे हो, तो आप एटलीस्ट ग्रीन इंसेक्टिसाइड को यूज़ कर सकते हो, जिसका मैन्युफैक्चर किया जाता है नेचुरली अकरिंग सॉइल माइक्रोब से,
और इसकी जो टॉक्सिसिटी होती है और मैमल्स और बर्ड्स पे बहुत लो होती है। इवन इसमें किसी भी तरह का बायो एक्यूमुलेट नहीं होता, लीच यहाँ पे वोलेटिलाइज भी नहीं होते, परसिस्ट इन एनवायरनमेंट भी हैं। अब ग्रीन केमिस्ट्री काम कैसे करती है? ग्रीन केमिस्ट्री जो होती है वो रिड्यूस करती है केमिकल इम्पैक्ट ऑन हेल्थ। ठीक है, सर्चिंग ऑफ अल्टरनेटिव इन्वायरमेंटल फ्रेंडली रिएक्शन मीडिया, स्ट्राइविंग टू अचीव इंक्रीज्ड रिएक्शन रेट्स एट लोअर टेम्परेचर और इनोवेशन ऑफ साइंटिफिक सॉल्यूशन टू सॉल्व इन्वायरमेंटल इशू। 12 प्रिंसिपल है दैट इज फॉर ग्रीन केमिस्ट्री। आप देख लीजिए यहाँ पे 12 प्रिंसिपल क्या है। ठीक है, वाटर प्रिवेंशन, एटम इकोनॉमी, लेस हजार्डियस सिंथेसिस, सेफ केमिकल डिज़ाइन, फिर यहाँ पे बिगिनिंग ऑफ सॉल्वेंट्स एंड ऑक्सिलरीज, एनर्जी एफिशिएंट, रिन्यूएबल फीड स्टॉक्स, रिड्यूस्ड यूज ऑफ डेरिवेटिव्स, कैटालिसिस, डिज़ाइन फॉर डिग्रेडेशन, रियल टाइम एनालिसिस। यहाँ पर देखिए इनहेरेंटली सेफ केमिस्ट्री, ये सारे जो हैं और ये डेवलप किसके द्वारा किया गया है? तो पॉल टी एनास्टस एंड जॉन सी वार्नर ने इसको डेवलप किया है और ये फोकस करती है रिडक्शन इन केमिकल यूज एंड पॉल्यूशन प्रिवेंशन में। और ब्रॉडली कैटेगराइज किया गया है रिस्क रिडक्शन में और मिनिमाइज एनवायरमेंटल फुटप्रिंट्स, रिड्यूसिंग रिस्क इन द लेबोरेटरी। सो ये सेफ होते हैं, सेफर केमिकल्स होते हैं इनके। सो सेफर केमिकल्स, डिज़ाइन है लेस हजार्डियस सिंथेसिस मेथड और यूज़ है सेफर सॉल्वेंट्स एज रिएक्शन कंडीशंस, एक्सीडेंट प्रिवेंशन, ये सारे इसके। और मिनिमाइज करती है इन्वायरमेंटल फुटप्रिंट्स को, वेस्ट मिनिमाइजेशन की प्रोसेस, यूज़ ऑफ कैटलिस्ट इंस्टीड ऑफ स्टोक्योमेट्रिक क्वांटिटीज़, ये रिड्यूस करती है यूज़ ऑफ केमिकल डेरिवेटिव्स का, सिंथेटिक एफिशिएंसी यानी कि एटम इकोनॉमी में इसका इस्तेमाल होता है। तो ये था हमारा लेसन इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री और मैंने वो सारे टॉपिक्स कवर किए जो कि आपके पीजीटी केमिस्ट्री में हैं। पीजीटी केमिस्ट्री में जितनी चीज़ें आपको पढ़नी है वो है, साथ ही साथ क्लास 11th का ये लेसन बहुत इंपॉर्टेंट है। 4 to 5 मार्क्स के क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। जल्दी मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।